नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट में आज की बड़ी खबरों से शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट से, जहां एसआईआर यानी सिस्टमैटिक इमेज वेरिफिकेशन पर सुनवाई ने बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं असम में अब बहुविवाह पूरी तरह से गैर कानूनी हो गया है और पहली शादी के बावजूद दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। कानूनी और नियमों से जुड़े ये मामले तब और चर्चा में आए जब रेलवे में हलाल मीट को लेकर विवाद गरमाया, लेकिन रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को परोसा जाने वाला भोजन केवल एफएसएसएआई मानकों के अनुसार ही तैयार होता है। इसी बीच महाराष्ट्र के नागपुर में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर हंगामा मचा, जबकि मनोरंजन जगत में बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सभी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना किया बंद, 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे। अपराध और भीख मांगने की घटनाओं के चलते लगाई गई सख्ती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को आएंगे भारत। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे। रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। नेपाल ने भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को बताया अपना। 100 रुपए के नोट पर विवादित मैप छापा। भारत बोला, ऐसे दावों से सच्चाई नहीं बदलती। श्रीलंका में भारी बारिश से बढ़ रही बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाएं, 56 लोगों की हुई मौत, 600 घर हुए तबाह। हांगकांग में लगी आग से अब तक 128 लोगों की हुई मौत, 250 से ज्यादा लोग लापता। सरकार ने मामले की क्रिमिनल जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर यानी सिस्टमैटिक इमेज वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई ने संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने इसे गैर कानूनी और अत्यधिक अधिकारपूर्ण बताते हुए कहा कि ये सिर्फ सामान्य वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि नागरिकता की जांच का रूप ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर यानी कि सिस्टमैटिक इमेज वेरिफिकेशन को लेकर हुई सुनवाई ने एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह गैर कानूनी और अत्यधिक अधिकारपूर्ण बताते हुए कहा कि ये सामान्य वेरिफिकेशन का मामला नहीं है, बल्कि ये नागरिकता की जांच की शक्ल ले चुका है। कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, आइए विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर यानी कि सिस्टमैटिक इमेज वेरिफिकेशन को लेकर सुनवाई में बड़ी बहस देखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर कोई साधारण फोटो वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये मैसिफिकेशन इन मास एक्सरसाइज बन चुका है, यानी कि लाखों लोगों की पहचान बार बार जांची जा रही है। उनका कहना था कि ये प्रक्रिया नागरिकता जैसे संवेदनशील अधिकारों को प्रभावित कर रही है और चुनाव आयोग के पास इसे लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल करके आयोग अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, जबकि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद और विधानसभा को ही प्राप्त है। सिंघवी ने एसआईआर फॉर्म पर भी आपत्ति जताई, जिसमें 11 से 12 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उनका सवाल था कि ऐसा प्रावधान किस नियम या कानून के तहत जारी किया गया। इसी बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने BLO यानी कि बूथ लेवल अधिकारी की शक्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि BLO को ये अधिकार नहीं कि वो किसी की नागरिकता तय करे या मानसिक स्थिति जांचे। उन्होंने चेताया कि एसआईआर की प्रक्रिया विदेशी कानून जैसी हो गई है, जिसमें व्यक्ति पर यह दबाव है कि वो खुद साबित करे कि वो भारतीय है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर केवल वोटर लिस्ट की सफाई और डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए है और इसका नागरिकता जांच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर BLO से दस्तावेज और पूछताछ इस प्रक्रिया को सामान्य वेरिफिकेशन से बढ़कर एक नागरिकता जांच जैसा बना रही है। कोर्ट अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वास्तव में एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर संचालित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर ये वास्तव में एक छिपा हुआ नागरिकता निर्धारण तंत्र बनती जा रही है, जो भारत के चुनावी ढांचे, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सुनवाई जारी है और देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं असम सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में बहुविवाह को पूरी तरह से गैर कानूनी बना दिया है। विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को पास किया। अब अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसे सजा भुगतनी
पड़ेगी। सरकार का कहना है कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल के अनुसार जो व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करेगा उसे 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर कोई अपनी पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो सजा और बढ़ जाएगी। यहाँ सजा 10 साल तक हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये अपराध करता है तो उसे हर बार दुगनी सजा मिलेगी। कानून में ये भी साफ है कि तलाक लिए बिना की गई कोई भी दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बहुविवाह से होने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस कानून के दायरे में सिर्फ शादी करने वाले ही नहीं, शादी करवाने वाले भी आएंगे। अगर कोई काजी, गांव का मुखिया, पुजारी या परिवार के लोग किसी अवैध शादी में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन्हें 2 साल की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई जानबूझकर अवैध शादी करवाता है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में इस बिल का बचाव करते हुए साफ कहा है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं से लेकर मुसलमानों और ईसाइयों तक ये कानून सभी पर लागू होगा। हालांकि सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय और छठी अनुसूची के इलाकों को इस कानून से बाहर रखा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों की पारंपरिक संस्कृति, सामाजिक संरचना और विशेष अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। बिल पास होने के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार अगले साल फिर सत्ता में आती है तो असम में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने इसे बहुविवाह पर रोक लगाने की दिशा में अगला कदम बताया। शर्मा ने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही धोखे से शादी करने, जिसे कई लोग लव जिहाद कहते हैं, उस पर भी कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल का मसौदा फरवरी के अंत तक विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर फिर से विवाद उठा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एनएचआरसी ने रेलवे को नोटिस भेजा और आरोप लगाया कि ट्रेनों में केवल हलाल प्रोसेस्ड मीट ही परोसा जा रहा है। हालांकि रेलवे ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है और सभी भोजन केवल एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। ये विवाद पहली बार नहीं उठा है। जुलाई 2023 में भी सोशल मीडिया पर यह सवाल सामने आया था कि आईआरसीटीसी कथित तौर पर ट्रेन में सिर्फ हलाल मीट ही परोसता है। उस समय भी रेलवे ने बयान जारी करके कहा था कि ट्रेनों में परोसा जाने वाला नॉनवेज भोजन सिर्फ वही होता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सभी मानकों को पूरा करता है। और अब हाल ही में एक बार फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि एनएचआरसी ने रेलवे को नोटिस भेजा है, ये पूछते हुए कि नॉनवेज भोजन में सिर्फ हलाल मीट क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या रेलवे वास्तव में यात्रियों को सिर्फ हलाल मीट ही दे रहा है? इस पर रेलवे का साफ और आधिकारिक जवाब सामने आया है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों में नॉनवेज भोजन हलाल सर्टिफाइड होना अनिवार्य नहीं है। ऐसी कोई नीति, आदेश या निर्देश मौजूद नहीं है। रेलवे ने जोर देकर कहा है कि रेलवे के किसी भी कैटरिंग सर्विस, वेंडर या लाइसेंसी पर हलाल मीट देने की कोई बाध्यता नहीं है। आईआरसीटीसी के मुताबिक सभी वेंडर्स पर सिर्फ एक ही नियम लागू है और वो है एफएसएसएआई के मानकों का पालन। यानी कि जो मीट एफएसएसएआई के नियमों और गाइडलाइन को पूरा करे वही ट्रेनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो हलाल हो या नॉन हलाल। ये मामला कुछ ही दिन पहले मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के सामने भी उठा। एक आरटीआई में पूछा गया था कि क्या ट्रेन में नॉनवेज भोजन अनिवार्य रूप से हलाल मीट से ही बनाया जाता है। आईआरसीटीसी ने सीआईसी को साफ जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी किसी नीति का कोई दस्तावेज नहीं है। सीआईसी ने भी अपने आदेश में यह बयान दर्ज कर लिया कि रेलवे के पास ऐसा कोई निर्देश मौजूद नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को जो भोजन दिया जाता है उसकी पूरी सप्लाई चेन पारदर्शी होती है। गुणवत्ता, सुरक्षा और भोजन के मानक सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रेलवे में सर्वोत्तम फूड प्रैक्टिसेस लागू होती है। महाराष्ट्र में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर विवाद पैदा हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। गणेश पेट पुलिस स्टेशन में उन्होंने ज्ञापन सौंपकर कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर कार्यकर्ताओं ने संघ के सम्मान में भाजपा युवा मोर्चा मैदान में जैसे नारे लगाकर विरोध जताया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल मच गया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंच गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नागपुर शहर के गणेश पेट पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस स्टेशन के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संघ के सम्मान में भाजपा युवा मोर्चा मैदान में जैसे नारे भी लगाए। दरअसल कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें वो कुत्ते की तस्वीर वाली
टी शर्ट पहनकर आरएसएस का जिक्र कर रहे थे। इस पोस्ट के बाद भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कामरा के खिलाफ पुलिस एक्शन की चेतावनी भी दी। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ऑनलाइन आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही कर सकती है। इस मामले में शिवसेना ने भी कामरा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि पहले कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी और अब उन्होंने सीधे आरएसएस को निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी से अपील की है कि इस पर कड़ा जवाब दिया जाए। संजय शिरसाट ने ये भी कहा कि कामरा ने आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की हिम्मत जुटाई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कामरा की पोस्ट को गंभीर कहा और कहा कि बीजेपी को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। तो वहीं अब देखना होगा कि पुलिस और संबंधित प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। इस विवाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बीच की संवेदनशील सीमाओं को उजागर किया है। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को अब केवल एक हफ्ता बचा है। बचे हुए 8 कंटेस्टेंट्स के लिए अपने गेम को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। इस सीजन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली। गौरव पहले ऐसे कंटेस्टेंट बन गए हैं जिन्होंने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है, जबकि बाकी 7 प्रतियोगियों के लिए चुनौती अभी भी जारी है। बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और बचे हुए 8 कंटेस्टेंट्स के लिए अपना गेम मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। इस सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली। गौरव अब पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है, लेकिन बाकी 7 कंटेस्टेंट्स पर अब भी खतरा बना हुआ है। हाल ही में सामने आए वोटिंग ट्रेंड्स ने कई सदस्यों के लिए चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। पूरे सीजन में मजबूत गेम खेल रही तान्या मित्तल अब वोटिंग के मामले में नीचे आ गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिनाले से पहले सबसे ज्यादा खतरे में हैं शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल और अशनूर कौर। सबसे कम वोट्स शहबाज को मिले हैं, जबकि अशनूर ने तान्या को पीछे छोड़ दिया है। घर वालों की माने तो तान्या का अमीरी और अच्छाई वाला गेम अब एक्सपोज हो चुका है। उनके पास अब गेम में केवल फरहाना भट्ट को चुनौती देने का विकल्प बचा है। सोशल मीडिया पर भी तान्या का गेम अब कमजोर माना जा रहा है। यूजर्स का मानना है कि उनका गेम फीका पड़ चुका है और इसी वजह से ट्रॉफी उनके हाथ से दूर हो सकती है। लेकिन सबसे मजबूत गेम अब भी गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे का है। दोनों ने पूरे सीजन में अपने गेम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा और दर्शकों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखी है। तो देखिए 7 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले में फिलहाल टॉप 2 में नजर आ रही हैं फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना, लेकिन वोटिंग ट्रेंड और गेम स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं गौरव और प्रणीत। तो देखना होगा कि फिनाले की रात कौन किसे पछाड़ पाएगा और बिग बॉस 19 की ट्रॉफी आखिरकार किसके हाथ में जाएगी। क्या गेम स्ट्रॉन्ग गौरव इसे जीतेंगे या सोशल मीडिया फेवरेट फरहाना? आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।